ओके, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 5 पॉइंट कवर करे थे और काफ़ी कुछ मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश करी थी। बिकॉज़ क्या है कि ना डीसी मशीन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोगों ने कवर कर रहे हैं हम धीरे-धीरे। तो ये जो एग्ज़ाम पॉइंटर सीरीज़ है ये एक तरीके की लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, या क्विक रिवीजन अगर आपको चाहिए। बाकी डेटेड लेक्चर सीरीज़ ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं आज का। ओके, पॉइंट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है इसके ऊपर मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं, और कई बार ना कंफ्यूजन रहता ही है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितने तरीके का होता है। तो बेसिकली दो तरीके का इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। आज मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ। एक होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब हो गया सिंपली, डायनेमिक का मतलब हो गया चलने से, मतलब मूवमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि होता है बिकॉज ऑफ द फ्लक्स कटिंग एक्शन। जब भी कहीं पर भी फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा उसकी वजह से जो ईएमएफ आएगा उसको हम कहेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। सही है। और वहीं पर अगर फ्लक्स कटिंग एक्शन नहीं हो रहा है, केवल फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो आएगा उसको हम कहते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो अब ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है। एक्चुअली अगर हम बात करते हैं फैराडे की, तो फैराडे ने कहा कि जब भी फ्लक्स किसी भी कंडक्टर से लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, चाहे वो मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर जो कंडक्टर है वो मूव करे विद इन दी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को कट करे, तो दोनों ही कंडीशन में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा ई। ठीक है, जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से। अभी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ई इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। अब ये जो डी फाई बाई डी टी इसको हम दो तरीके से कैसे अंजाम दे सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि भाई हमारी फ्लक्स लाइन्स यहाँ पर मौजूद हैं, इस तरीके से नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, और एक कंडक्टर लो और उस कंडक्टर को यहाँ से इसको तोड़ते हुए कट 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 करते हुए यहाँ से हम लोग इसको पास करवाएं। इस तरीके से जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक लाइन्स को पास करेगा तो यहाँ इस कंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ई, उसको हम कहेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्यों? क्योंकि ये जो ईएमएफ आया है बिकॉज ऑफ फ्लक्स कटिंग एक्शन से आया। फ्लक्स कटिंग एक्शन, फ्लक्स को काटते हुए आगे बढ़े हो ना, तोड़ते हुए आगे बढ़े हो ना फ्लक्स लाइन्स को, तो इसकी वजह से हम इसको कहते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। सही समझ में आ गई होगी बात, ही क्लियर हो गई। जितने भी जनरेटर होते हैं, जितने भी मोटर होते हैं, मतलब जब भी कंडक्टर मूव करता है तभी हमें ये देखने को मिलता है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे सर अगर कंडक्टर स्टेशनरी और हम मैग्नेट को मूव कराते हैं, बिल्कुल आप करा दो। कोई भी चीज़ आप मूव कराओगे तो अगेन फ्लक्स लाइंस कट होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्थ पोल हमारा फिक्स है और कंडक्टर यहाँ पर है, कंडक्टर को फिक्स कर देते हैं, तो नॉर्थ पोल अगर तुम यहाँ से यहाँ मूव कराओगे तो भी क्या होगा, ये फ्लक्स लाइन जब यहाँ से पास होंगी तो इस कंडक्टर से कट होंगी फ्लक्स लाइंस। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगेन फ्लक्स लाइंस कट करेंगी तो यहाँ पर फिर से डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। सही है, समझ में आ रही बात है। तो ये हो गया डायनेमिकली इंड्यूस्ड। अब स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें, वहाँ पर कंडक्टर भी नहीं मूव करता, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी मूव नहीं करती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहता है। मतलब छोटा नॉर्थ, फिर बड़ा नॉर्थ, फिर और बड़ा नॉर्थ, फिर छोटा नॉर्थ, उससे छोटा, फिर छोटा साउथ, बड़ा साउथ और बड़ा साउथ, फिर छोटा साउथ, इस तरीके से। मतलब एक तरीके का एसी अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे किसी भी कंडक्टर से, तो कोई भी कंडक्टर अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स लिंकेज तो चेंज हो रहा है ना, फ्लक्स लिंकेज चेंज होना जरूरी है ईएमएफ इंड्यूस के लिए। अब वो चाहे फ्लक्स कटिंग एक्शन से हो या फिर फ्लक्स के वेरिएबिलिटी के नेचर की वजह से हो। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो अगर भैया मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, बहुत ध्यान से समझो, मैग्नीट्यूड की अगर चेंज होने की बात हो रही है ना, तो लिंकेज मैग्नीट्यूड, तो उसकी कंडीशन हम कहेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और अगर हम बात करते हैं डायनेमिकली, मतलब अगर फ्लक्स कटिंग एक्शन हमें दिखने को मिल रहा है तो डायनेमिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जनरेटर मोटर में डायनेमिक होता है, ट्रांसफार्मर एक लौती ऐसी डिवाइस है जहां पर हमें स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिलता है। आपको पता ही होगा ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब प्राइमरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंकअप करता है। अब क्योंकि ये एसी सप्लाई आ रही है तो प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स भी वेरिएबल होगा, तो इस वेरिएबल फ्लक्स की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स लिंकेज होगा सेकेंडरी वाइंडिंग से वो भी वेरिएबल होगा। तो इस वेरिएबल फ्लक्स की वजह से यहाँ पर E2 आ जाता है, डेट इज दी स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए जो मेन हम लोग फॉर्मूला लेते हैं वो होता है ई इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी माइनस का एन डी फाइव डी टी। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये मेनली यूज करा जाता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। हालांकि तुम डायनेमिकली भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए मेनली जो फॉर्मूला यूज होता है वो ई इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा। अगर दोनों मतलब अगर 90 डिग्री पर कटिंग हो रही है, 90 डिग्री पर फ्लक्स कटिंग एक्शन हो रहा है, तो थीटा कितना हो गया 90, साइन 90 इक्वल टू 1, तो बी एल वी हम डायरेक्टली कह सकते हैं। ठीक है, बी हो गई भाई मैग्नेटिक फील्ड,
एल हो गई लेंथ ऑफ द कंडक्टर और वी इज द वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर जो उसको कट करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो यहाँ पर बी एल वी साइन थीटा का इस्तेमाल मेनली करा जाता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में, सही है। क्लियर हो गया यहाँ पर, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं टैकोमीटर की। टैकोमीटर के ऊपर भी काफ़ी बार पूछा जाता है। टैकोमीटर क्या होता है? तो टैकोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि रोटेशनल स्पीड को मेजर करता है। बहुत बार आपने लैब में देखा होगा कि अगर कोई मोटर गोल 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 घूम रही है और हमें उसके आरपीएम निकालने हैं, आरपीएम डिजिटली, तो आरपीएम निकालने के लिए एक इस तरीके का टैकोमीटर होता है। उसके अंदर आगे एक यहाँ पर शाफ्ट लगी होती है और उसको शाफ्ट को हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो भी चीज़ घूम रही है मोटर, उसकी शाफ्ट के अंदर उसे इंसर्ट करते हैं, तो उसके साथ ये भी घूमने लगता है और यहाँ पर रीडिंग आ जाती है 200 आरपीएम, सही है। तो ये जो होता है टैकोमीटर होता है, ये रोटेशनल स्पीड को मेजर करता है और डिस्प्ले करता है रिवॉल्यूशन पर मिनट को, ठीक है। आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट को हमें डिस्प्ले करने लगता है। तो बेसिकली कैसे करता है, अगर आप इसकी वर्किंग देखोगे तो ये एक तरीके का डीसी जनरेटर ही होता है, या फिर हम कह सकते हैं एसी जनरेटर, ठीक है। हम इसको जनरेटर ही होता है मतलब मेनली। अब होता क्या है, जब हम इसको लगाते हैं तो इसको जब हम लोग इसकी शाफ्ट को रोटर की शाफ्ट में जोड़ देते हैं, तो ऐसे में रोटर अगर मान के चलते हैं 200 आरपीएम पे चल रहा है तो ये भी 200 आरपीएम पे घूमेगा। जब ये घूमेगा तो यहाँ पर लगी होती हैं अंदर मैग्नेट्स। अब जब मैग्नेट के अंदर कंडक्टर घूमेगा तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा, वही ईएमएफ जो होता है उसी को हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी में मान लेते हैं। तो जितना ईएमएफ होता है, ईएमएफ के प्रोपोर्शन में ही, मतलब जो स्पीड होती है उसी के प्रोपोर्शन में ईएमएफ हमें मिलने लगता है। तो जैसे डीसी जनरेटर अगर आपको याद हो, E = N P/Z डिवाइड बाई 60 है, याद आ गया। यानी कि ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एन के, स्पीड ऑफ रोटर। तो वैसे ही यहाँ पर होता है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो स्पीड के प्रोपोर्शन होता है। तो एक अप्रॉक्सीमेट हमें पता चल जाता है इतने आरपीएम पे घूम रहा है। तो इट इज़ डीसी और एसी जनरेटर, ये चीज़ ध्यान रखना, एसी भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है। इसी को हम लोग टैको जनरेटर भी कहते हैं, टैकोमीटर को, सही है। और इसके अंदर जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो प्रोपोर्शन होता है रोटेशनल स्पीड पे, कि कितनी तेजी से शाफ्ट आपकी घूम रही है। देन पॉइंट नंबर 8, जो कि बेसिकली अगर हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें जनरेटर मोटर में, तो कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, बाकी लेक्चर मैंने बहुत डिटेल में बताए हैं। तो जैसे जनरेटर के अंदर खास बात क्या होती है, जनरेटर मैकेनिकल इनपुट लेता है, मतलब इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी हम देते हैं वाया, कहाँ से देते हैं, वाया प्राइम मूवर। प्राइम मूवर के थ्रू दी जाती है, सही है, प्राइम मूवर के थ्रू। और जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट को जनरेट करता है। अच्छा, प्राइम मूवर से कैसे दी जाती है, तो एक्चुअली अगर आपने देखा होगा इनपुट में जैसे विंड है स्टीम है। अब अगर स्टीम, विंड, इसको अगर तुम जनरेटर की शाफ्ट पे मारोगे तो क्या शाफ्ट घूमेगी? नहीं घूमेगी। समझ में आ रही बात है ना। ये डीजल है, अब डीजल जो है इसको तुम अगर इसके ऊपर डालोगे तो डीजल तो इस पर टपक जाएगा यहाँ से। विंड मारोगे तो विंड ऐसे ऐसे निकल जाएगी। स्टीम मारोगे, स्टीम भी निकल जाएगी। तो अगर आपको मैं रॉ फॉर्म में स्टीम, विंड या डीजल दे देता हूँ तो आप जनरेटर को चला नहीं सकते। जनरेटर को चलाने के लिए हमें एक ऐसी डिवाइस की ज़रूरत होती है जो कि इन रॉ फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, सही है। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को वो रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में आ रही बात है। तो जैसे पानी है, पानी अगर मैं शाफ्ट पे डालूंगा तो पानी तो ऐसे गिर जाएगा। सो वी नीड अ सर्टेन मीडियम, अ सर्टेन डिवाइस जो कि क्या करे, इन रॉ फॉर्म ऑफ एनर्जी, विंड, स्टीम और वाटर, डीजल, इन सबको रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। बिकॉज जनरेटर की शाफ्ट को ही तो रोटेट करना है, तो हमें एक ऐसा चाहिए जो कि रॉ फॉर्म एनर्जी को एक रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। वहाँ पे एंट्री होती प्राइम मूवर की। तो प्राइम मूवर क्या करता है, जो आपकी रॉ फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं जैसे विंड हो गई, स्टीम, वाटर, इन सबको कन्वर्ट करता है रोटेशनल एनर्जी में। अब ये जैसे एग्जांपल के तौर भी कैसे करता है, जनरली जो प्राइम मूवर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्राइम मूवर है वो क्या है, वो है आपकी टर्बाइंस। टरबाइन में ब्लेड होते हैं, तो जब स्टीम मारते हो तो ब्लेड घूमने लगते हैं भैया तुम्हारे। वो पानी गिराओगे तो भी ब्लेड घूमेंगे, है ना। पेल्टन टरबाइन, है ना, याद आ गया, फ्रांसिस टरबाइन, कपलन टरबाइन, ये सब आपने पढ़ी होंगी ना। तो ये सब क्या है, अल्टीमेटली टरबाइन है। टरबाइन जो होती है, ब्लेड जिसमें लगे होते हैं, तो टरबाइन का काम क्या होता है, इट विल कन्वर्ट सर्टेन रॉ एनर्जी इनटू दी रोटेशन एनर्जी। यही काम प्राइम मूवर होता है। तो प्राइम मूवर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है टरबाइन। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ मैकेनिकल इनपुट, तो जब कभी कभी अगर प्राइम मूवर को मुझे फिट करना हो तो यहाँ पर प्राइम मूवर फिट होगा, कि मैकेनिकल एनर्जी इसके अंदर इनपुट देंगे, प्राइम मूवर उसको किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी में। और ये जो मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी होती है, दिस विल रोटेट दी जनरेटर, और जनरेटर उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल आउटपुट में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से मोटर क्या है, मोटर इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं एंड मोटर विल जनरेट मैकेनिकल आउटपुट और रोटेशनल आउटपुट। ठीक है,
ओके, एक और मेजर डिफरेंस होता है जो हम अगर हम मोटर और जनरेटर के अंदर डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करें, तो एक जो और डिफरेंस होता है वो ये कि जनरेटर के अंदर जो वोल्टेज बनता है, जो वोल्टेज टर्मिनल पे मिलता है, उसी वोल्टेज से करंट की तरफ बाहर निकल रहा होता है। मतलब वोल्टेज और करंट सपोर्टिव पोलैरिटी में होते हैं। इसको मैं कहता हूँ सपोर्टिव पोलैरिटी। सही है, सपोर्टिव पोलैरिटी। सपोर्टिव पोलैरिटी मतलब जैसे अगर मान के चलते हैं हमारे पास कोई इस तरीके का है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ से करंट अगर निकल रहा है तो वोल्टेज के टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है, तो दिस इज दी सपोर्टिव पोलैरिटी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं मोटर की, तो जनरेटर तो ये हो गया। मोटर के अंदर अगर बात करेंगे तो मोटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उससे करंट एंटर कर रहा होता है। समझ में आ रही बात है? सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अपोजिंग पोलैरिटी। अपोजिंग पोलैरिटी। तो मोटर, इसीलिए मोटर जो होती है एक्ट लाइक अ लोड। अगर फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी रजिस्टर को बनाते हैं, रजिस्टर के ऊपर हम लोग वोल्टेज पोलैरिटी मार्क करें वोल्टेज ड्रॉप की, तो क्या होगा, हमेशा करंट जिधर से एंटर करेगा उधर पॉजिटिव होगी और इधर निगेटिव। याद आ गया? हम लोग केवीएल लगाते हैं, केसीएल लगाते हैं, जब भी कोई चीज़ करते हैं तो ऐसे ही वोल्टेज ड्रॉप हम लोग दिखाते हैं यहाँ पर वी। तो देखो, हमेशा जब भी कोई लोड लोगे तुम, कोई भी लोड, तो लोड के अंदर हमेशा जो लोड का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसमें ही करंट एंटर कर रहा होगा। और जब हम कोई चीज़ जनरेटर लेते हैं, जब कोई सोर्स लेते हो, तो सोर्स साइड में हमेशा जो उसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा वहां से करंट एग्जिट कर रहा होगा। डेट इज द मेजर डिफरेंस। वही चीज़ यहाँ पर है। तो जनरेटर इज अ सोर्स, तो सोर्स के जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से करंट एग्जिट कर रहा है। और मोटर क्या है? मोटर एक लोड है, तो मोटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पर करंट एंटर कर रहा है। तो अगर मैं तुम्हें एक ब्लैक बॉक्स दे दूँ और तुमसे कहूँ कि बताओ इसके अंदर मोटर है कि जनरेटर है, तुम कहोगे सर पोलैरिटी बता दो। तो करंट एंटर यहाँ से कर रहा है और वोल्टेज प्लस माइनस है। तो जब यहाँ से तुम देख के बता सकते हो कि पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर करंट एंटर कर रहा है, मतलब ये जो ब्लैक बॉक्स के अंदर जो भी सामान है इट विल एक्ट एज अ लोड। और क्योंकि लोड की तरह काम कर रहा है तो इट इज डेफिनेटली अ मोटर, नॉट अ जनरेटर। समझ में आ रही बात है? ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी तरीके से एक और डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं थ्रू दी मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, आपको एक बात याद रखनी है, जब भी कोई चीज़ हम मोटर या जनरेटर की बात करते हैं तो दो टॉर्क होते हैं। एक होता है लोड टॉर्क, लोड टॉर्क कह लो या फिर हम उसे मैकेनिकल टॉर्क कह सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल टॉर्क जैसे कि अगर मान के चलते हैं लिफ्ट है, जैसे मान लो मोटर है, मोटर से एक लिफ्ट पे एक वेट है, एक बंदा चढ़ा हुआ है, सामान रखा हुआ है, तो दिस विल क्रिएट मैकेनिकल टॉर्क इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रही बात है? अब इसको ऊपर उठाना है अगर मोटर को, तो मोटर को इधर की तरफ बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। समझ में आ रही बात है? तो जब भी कोई मोटर के ऊपर लोड लटका होता है तो जो लोड है मैकेनिकल, इट विल क्रिएट द मैकेनिकल टॉर्क, और उसको ऊपर उठाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की। ये जो भी चीज़ें, इसको हम लोगों ने ड्राइव में, मैंने इसको कवर करा है, जो मैंने डीसी मशीन कवर करी थी उसके जो लास्ट के लेक्चर्स हैं, बिल्कुल एंड के लेक्चर्स, वहाँ पर ये चीज़ मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई है, जाके चेक कर लेना। तो मतलब कोई भी अगर हमारे पास मोटर है, मशीन है, तो उसके अंदर जो मैकेनिकल वेट होता है उसको काउंटर करने के लिए वी नीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जनरेटर की, तो जनरेटर के अंदर क्या होता है, जनरेटर के अंदर हम लोग प्राइम मूवर से जनरेटर को घुमाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो प्राइम मूवर से जो तुम टॉर्क देते हो दैट इज दी मैकेनिकल टॉर्क। या देखो, जैसे तुमने देखा होगा शादी ब्याह वाले जो जनरेटर होते हैं उसमें हत्ता दिया होता है और हत्ते को हम लोग घुमाने की कोशिश करते हैं, भाई ये जनरेटर होता है इस तरीके का, ये शाफ्ट होती है और ये हम लोग यहाँ पर इसका की लगाते हैं। हत्ता मतलब एक तरीके से कह सकते हो उसकी की होती है, लीवर होता है घुमाने के लिए। तो तुम इसको ऐसे ऐसे तेज 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 घुमाना शुरू करते हो। याद आया? बहुत लोगों ने देखा होगा अपने घरों में। तो हम लोग इस तरीके से घुमाते हैं। सो दिस इज बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग दी मैकेनिकल टॉर्क टीएम। अच्छा, हम ये घुमा रहे हैं तो इसके अगेंस्ट में जो जनरेटर है वो एक अपोजिंग टॉर्क बना रहा है, तभी तो मेहनत लग रही है, वरना तो एक बार घुमाया और घूमते रहना चाहिए था। नहीं, एक अपोजिंग टॉर्क लग रहा होता है। वो जो अपोजिंग टॉर्क होता है मैकेनिकल के, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो कि जनरेटर बनाता है। तो आपको एक बात याद रखनी है, कोई भी हो, चाहे वो मोटर हो या जनरेटर हो, देयर विल ऑलवेज बी अ मैकेनिकल टॉर्क, देयर विल ऑलवेज बी अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, एंड दे बोथ आर ऑलवेज अपोजिंग टू ईच अदर। सही है? क्लियर हो गया? दोनों हमेशा अपोजिट होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? तो अब देखो जरा, बहुत ध्यान से देखते हैं। अगर हम जनरेटर में देखें तो जनरेटर के अंदर भी दोनों अपोजिंग है। देखो यहाँ पर मैकेनिकल टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। मोटर के अंदर भी दोनों अपोजिंग है, मैकेनिकल टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि कौन मोटर है कौन जनरेटर है? ये डिसाइड करती है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपकी मशीन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क चल रही है तो वो हो गया आपकी मोटर।
मोटर के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बनता है उसी की डायरेक्शन में मोटर घूमती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपकी मिक्सी की, मिक्सी के अंदर जो तुमने बीन्स डाले हैं कूटने के लिए, या कह सकते हो तुमने जो भी चीज़ पीसने के लिए डाली है, वो जो पीसने के लिए तुमने डाला है ना, गेहूं डाला है, तो वो क्या है, वो क्या करेगा, अपोजिंग टॉर्क क्रिएट करेगा, वो बनाएगा मैकेनिकल टॉर्क। अब उस गेहूं को पीसने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क मोटर के अंदर आएगा। ये कहाँ से आएगा, ये आएगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो हम लोग दे रहे होंगे, ठीक है। तो जो भी हम मोटर के अंदर सप्लाई देते हैं वो सप्लाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्रिएट करती है। मैकेनिकल टॉर्क क्रिएट होता है मैकेनिकल चीज़ों से, जैसे कि तुमने उसके अंदर लोहा लंगर डाल दिया या कोई वजन रख दिया, मतलब इट इज़ अ मैकेनिकल, तुम खड़े हो गए लिफ्ट में, तो मैकेनिकल टॉर्क जनरेट होता है मैकेनिकल वेट की वजह से, मैकेनिकल हिंड्रेंस की वजह से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जनरेट होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई जो हम किसी मशीन में या मोटर में दे रहे होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर आपने भैया सप्लाई दे दी। अब मोटर के अंदर अगर मोटर को मोटरिंग ऑपरेशन करना है तो मतलब उसको इस मैकेनिकल टॉर्क को ओवरकम करना होगा, वरना मोटर चलेगी नहीं। तो मोटर अगर चल रही है, इसका मतलब उसने इस मैकेनिकल टॉर्क को ओवरकम कर दिया है। कि अगर वॉशिंग मशीन चल रही है तभी वो मोटर है, और चल रही, इसका मतलब जो कपड़ों का मैकेनिकल अपोजिंग टॉर्क था, कपड़ों का वेट, कपड़ों का इनर्शिया, उसको ओवरकम करके मशीन ने घुमा दिया, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डोमिनेट कर गया। तो मोटर अगर इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क घूम गई तो इट विल एक्ट एज अ मोटर, सॉरी मतलब अगर मशीन घूम गई तो इट विल एक्ट एज अ मोटर। और वहीं पर अगर तुम्हारी मशीन जो है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल टॉर्क घूमी तो इट विल एक्ट एज अ जनरेटर। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो वो जनरेटर की तरह काम करती है। तो अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जैसे अगर आपने देखा होगा भाई, अगर आपको ध्यान हो वही हरे वाला जनरेटर में, तो हर समय जब जनरेटर चल रहा होता है तो जनरेटर में एक तो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बन रहा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अपोज करता है कि वो कहेगा जनरेटर को बंद हो जाओ। अब तुम्हारा काम है मैकेनिकल टॉर्क हर समय देते रहना ताकि जनरेटर बंद ना हो। तो ये काम विंड के अंदर विंड टरबाइन करती है, हवा जब तक चलती रहती है। स्टीम टरबाइन के अंदर स्टीम के थ्रू करा जाता है, लगातार स्टीम का इनपुट मारा जाता है टरबाइन पे, ताकि जो अपोजिंग टॉर्क है उसको ओवरकम करके जनरेटर चलता रहे। और घर के बाहर जो जनरेटर होता है उसमें काम करा जाता है डीजल के द्वारा, डीजल जनरेटर, डीजल इंजन लगा होता है, सुना होगा आपने। तो डीजल इंजन में हम जो डीजल डालते हैं उस इंजन का काम क्या होता है, सोचो आखिर उस इंजन का काम क्या है। तो डीजल इंजन में जो हम लोग डीजल डालते हैं डीजल जनरेटर में, उसमें जो हरे वाले पीपे में जो डीजल डालते हो ना, वो डीजल इंजन को चलाता है। और डीजल इंजन में जो पिस्टन ऊपर नीचे होते हैं उसकी मदद से लगातार शाफ्ट को घुमाया जाता है। तो लगातार जो तुम शाफ्ट को घुमाते हो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, वो कहाँ से आता है, वो आता है हमारा डीजल के डीजल से इंजन से, सही है। तो ये जो मैकेनिकल टॉर्क है इसको मेंटेन रखा जाता है, अगर ये नहीं होगा तो जनरेटर बंद हो जाएगा। तो डीजल जनरेटर में ये डीजल इंजन से आता है। अगर मैं बात करता हूँ विंड में तो ये विंड टरबाइन जनरेट करके देती है, विंड टरबाइन। अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रो में तो ये वाटर टरबाइन जनरेट करके देती है, सही है। तो ये सब टरबाइन जो होती है वो मैकेनिकल टॉर्क को बना के देती हैं और उस डायरेक्शन में जनरेटर घूमता है। तो अगर मैं आपको कह दूं कि इसके अंदर एक ब्लैक बॉक्स है, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, यहाँ शाफ्ट लगी है। अब शाफ्ट में ये है मैकेनिकल टॉर्क, इसके अपोजिंग है इलेक्ट्रिक टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, और जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो इन दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है। तो ये क्या हो गया, इट विल एक्ट एज अ मोटर। इसी तरीके से अगर मैं कह दूं इन दी डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल टॉर्क अगर है तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या रखा है, इसके अंदर रखा है जनरेटर। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए, सही है। यहाँ पर हम बिल्कुल मोटर और जनरेटर लेके चल रहे हैं, ब्रेकिंग व्रेकिंग को डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, जस्ट बिल्कुल प्योर कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो टी एम एंड टी ऑलवेज अपोजिट होंगे, टी एम मैकेनिकल टॉर्क, टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। आई आपको समझ में आ गया होगा। नाउ डीसी मशीन के दो ऐसे मैजिकल फॉर्मूले जिसको अगर तुमने कवर कर लिया तो 80% क्वेश्चंस तुम्हारे लग जाएंगे। एक दो फॉर्मूले और बचेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस अगर न्यूमेरिकल आता है कोई भी तो इन्हीं फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है। तो फॉर्मूला बेस्ड मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और जनरेटिंग वोल्टेज का, दो ही फॉर्मूले हैं। तो जनरेटिंग वोल्टेज इक्वल टू एन पी फाइव जेड डिवाइड बाई 60 है, और यहाँ पर टॉर्क क्या होता है, पी फाइव जेड आई ए डिवाइड बाई 2 पाई ए। यहाँ पर ए क्या है, ए है तुम्हारे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती टाइप्स ऑफ वाइंडिंग की, वेव वाइंडिंग है कि लैप वाइंडिंग है। लैप होती है तो ए इक्वल टू पी, है ना, मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, यानी कि 4 पोल की अगर जनरेटर उसमें लैप वाइंडिंग कर दी तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, 4 हो जाएंगे, सही है। अब कि कैसे करते हैं, लैप वाइंडिंग कैसे करते हैं, वेव वाइंडिंग कैसे करते हैं, इसके लिए लेक्चर देख लेना, बहुत डिटेल मैंने वहाँ पर बहुत ही फुर्सत में बहुत ही इत्मीनान के साथ मैंने चीज़ समझाई हुई है, ठीक है। नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एन क्या है, यहाँ पर एन है
रोटर की स्पीड, ठीक है, रोटर की स्पीड, एन रोटर की स्पीड की बात हो रही है, रोटर स्पीड। न पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स हो गए, नंबर ऑफ पोल्स मिनिमम ये दो तो होंगे ही होंगे, नंबर ऑफ पोल्स की बात हो रही है। फाई क्या है, फ्लक्स हो गया, फ्लक्स पर पोल हो गया, एंड जेड इज दी फ्लक्स पर पोल है, ध्यान रखना, फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल, एंड जेड इज दी नंबर ऑफ कंडक्टर्स जितने भी हमने उसके अंदर रख रखे हैं, सही है। अगर यहाँ पर देखोगे तो आई इज दी आर्मेचर करंट, यही नया है, बाकी तो सब लगभग सेम है। अच्छा, ये हो गया पूरा डिटेल्ड फार्मूला। अब इसके अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो आपका नंबर ऑफ पोल्स एकदम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स भी एक बार, मतलब एक बार जो मशीन डिज़ाइन कर दी उसमें हम नंबर ऑफ पोल जनरली चेंज नहीं करते हैं, इजीली नहीं हो सकते, वरना पूरी मशीन दोबारा डिज़ाइन करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ कंडक्टर्स को हम छुआछेड़ नहीं कर सकते। 2 पाई इज़ अ कांस्टेंट, पैरेलल पाथ भी कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो टॉर्क बनता है किसी भी डीसी जनरेटर में, इट इज़ बेसिकली अ कांस्टेंट टर्म इन डिपेंड मेनली ऑन फ्लक्स एंड दी करंट। ये दो चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर तुम्हें किसी डीसी जनरेटर में टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को चेंज करना है तो आइदर चेंज दी करंट और चेंज दी फ्लक्स पर पोल, ठीक है, ये दो ऑप्शन होते हैं। फ्लक्स चेंज होगा फील्ड वाइंडिंग से, तो हम इसको लिख सकते हैं आई एफ, क्योंकि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है आई एफ के। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल टू के इंटू आई एफ, एंड आई इज द आर्मेचर करंट, तो आई ए। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई एफ इंटू आई ए। अब यहाँ पर वेरिएबिलिटी आ जाती है, जैसे अगर मान लेते हैं सीरीज मोटर है, तो सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज में लगी होती है, सो डेट इज फीज एंड द आर्मेचर। तो इसको फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो सीरीज मोटर में जनरेट होगा, डेट शुड बी के आई स्क्वायर, ठीक है, आई ए स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर शंट है तो फिर उस केस में अगर हमारे पास मान के चलते हैं शंट मशीन है, शंट जनरेटर है, तो शंट जनरेटर के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बनेगा वो होगा तुम्हारा के आई फील्ड एंड आई आर्मेचर। सो दीज आर द वेरिएशन। इसी तरीके से अगर हम इसको ध्यान से देखोगे 60 कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, मतलब जनरली हम चेंज नहीं कर सकते। नंबर ऑफ पोल्स कांस्टेंट है, नंबर ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट है। सो इसको अगर हम कांस्टेंट से रिप्लेस करें तो ई जी जनरेटेड वोल्टेज इज इक्वल टू के फाई एन, के इज द कांस्टेंट, फाई इज द फ्लक्स पर पोल, एन इज द स्पीड। यानी अगर तुम्हें किसी भी डीसी जनरेटर का मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज जो जनरेट हो रहा है उसको अगर चेंज करना है तो आइदर चेंज द फ्लक्स और आइदर चेंज द स्पीड, या तो स्पीड कम बढ़ कर लो या फ्लक्स कम बढ़ कर लो। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। काफ़ी कुछ इन पॉइंट्स के अलावा भी मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब बहुत समय से यार मशीन में पढ़ा रहा हूँ, तो जितना भी मैंने सीखा है वो उसको रिवाइज कराने की कोशिश करूँगा इस लेक्चर सीरीज़ में। कैसी लग रही है लेक्चर सीरीज़? भले ही नंबर ऑफ पॉइंट्स कम कवर हो रहे हैं, बट जो इन डेप्थ नॉलेज है मेरी, जो इन डेप्थ मैंने चीज़ें सीखी हैं, वो आपको दोबारा से देने की कोशिश करूँगा। एक बार तो मैं लेक्चर सीरीज़ में दे चुका हूँ विद डायग्राम्स एंड विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी चीज़ें एक बार रिवाइज हो जाए आपकी, ठीक है। तो बहुत बार बच्चे कहते हैं कि सर एक रिवीजन सीरीज चलाओ, तो डेट इज़ योर रिवीजन सीरीज, एग्जाम पॉइंटर सीरीज। ये परफेक्ट सीरीज है जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, जिसमें रिवीजन भी होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी कवर होंगे, ठीक है। बाकी इसकी जो कलर पीडीएफ नोट्स है थोड़े दिन में सुपर प्राइम ग्रुप पे आ जाएगी। डिटेल्ड लेक्चर सीरीज आपके लिए पड़ी हुई है। बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना मस्ट होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारी जो यूथ पब्लिकेशन की सीरीज़ है वो आप ज़रूर अटैम्प्ट करो। सुपर प्राइम ग्रुप में अवेलेबल है। मोर देन 120-150 लेक्चर्स वहाँ पर मैंने कवर करें, जाके देखना। उसके अंदर मैंने इन डेप्थ सॉल्यूशंस कवर कराए हैं, डीसी के भी कुछ क्वेश्चंस कवर करें, तो एक बार आप देखना, काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, वहाँ पर बात करेंगे। थैंक यू।